Hello everyone, once again welcome to my channel. In the previous lecture we already talking about there are the so many sentences we can start with the different types of the part of the sentences. It is extremely, it is the part of the, it is a matter of that. So there are the various sentences, but today we are going to talking about the complex sentences. Those are very impressive. If you want to also participate in the daily communication, it is the part of the speech and it is the very important part, and that is with the complex sentences. But we are just today learning about the particular word, and that word is about the who, about who, which is called as a relative pronoun. Relative pronoun. So what is the importance behind it? मतलब इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आते हैं. इफ दे आर जस्ट इन द फाउंड इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट इज द पार्ट ऑफ द इंप्रेशन. बहुत अच्छा सा इंप्रेशन आपका बनता है. जब भी आप हु से रिलेटेड सेंटेंस बनाओगे तो एक अच्छा सा इंप्रेशन बनता है. हमेशा कीप इट इन माइंड. मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सिंपल सेंटेंस बोलना, दैट इज द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कभी कभी हम लोग कंपाउंड भी बोल लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलना एक बहुत बड़ा स्किल है. और इसी तरह से टुडे हम आज देखेंगे आज के चैप्टर में कि हु को रिलेटिव प्रोनाउन बोल के किस तरह से यूज किया जाता है. पहले इसके तो दो यूजेस है. द फर्स्ट वन इज हु को हमेशा हमने देखा होगा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता है. इंट्रोगेटिव फॉर्म. अभी इंट्रोगेटिव में एक आता है, मतलब इसका क्वेश्चन से रिलेटेड आता है. जब भी योर क्वेश्चन इज स्टार्टेड विथ हु, इट इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म. लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि यही वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है जो किसी नाउन से रिलेटेड बोला जाता है. दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि इसका रिलेशन किससे होता है. तो इसका रिलेशन होता है नाउन के बारे में. यस, when we are talking about anyone, so your sentence is connected with who. जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस who से कनेक्ट होता है. या इट मीन्स दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, हम जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उस टाइम हमेशा सेंटेंस की शुरुआत या शुरू में हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं who से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसलिए मैंने बोला कि इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टेक वन एग्जाम्पल, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. सो द एग्जाम्पल इज हियर, आई मेट माई फ्रेंड. ओके, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया. अभी ये सिंपल सेंटेंस. यस, आई मेट माई फ्रेंड. हाँ, मैं मेरे दोस्त से मिला. हाँ, मैं मेरे दोस्त से मिला. Now, if you want to give the more information about your friend, if you want to give the more information about the person, कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड हमें कुछ बोलना है, तो फिर you can extend your sentence with who. हाँ, उसी सेंटेंस को हम who से खींच सकते हैं, उसे एक्सटेंड कर सकते हैं. मैं उस मेरे दोस्त को मिला, who was, कि जो was my classmate, कि वो मेरा क्लासमेट था. अंडरस्टैंड कि जब भी हम मतलब अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आया, यू कैन सी दैट द सेकंड सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ हु से स्टार्ट हो गया. यहाँ पे यू विल फाइंड द एब्सेंस ऑफ द नाउन हियर. यहाँ पे नाउन नहीं है, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है, रिलेटिवली काम कर रहा है, बिकॉज हु इज अ कंसर्न टू फ्रेंड, क्योंकि इसका मतलब ही किससे होता है, फ्रेंड से रिलेटेड होता है. इसीलिए जब भी हम पर्सन के बारे में बात करते हैं तो यू कैन कनेक्ट यूर सेंटेंस विथ हु. तो इससे एक अच्छा सा सेंटेंस बनता है. इसका मीनिंग कैसे लेते हैं, हाँ, मैं मेरे दोस्त से मिला कि जो मेरा मतलब क्लासमेट था. अभी वो मेरा क्लासमेट था, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, मैं मेरे क्लासमेट से मिला. सो वन इन द सेम सेंटेंस. ओके, मीनिंग बहुत इजीली है, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में आता है, तो उसका इतना मतलब अच्छा नहीं लगता. उससे भी अच्छा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलना. हाँ, मेरे दोस्त से मिला कि जो मेरा, कि जो मेरा. तो जो इज ऑल्सो शोइंग दैट हु, प्लेइंग रोल एज अ हु. तो इससे एक सेंटेंस बनता है जो बोलने को अच्छा लगता है, सुनने को भी अच्छा लगता है. एंड दिस सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज अ
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु। और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, यहाँ पे एक सेकंड सेंटेंस है, मान लो आई हर्ड द स्पीच ऑफ द पर्सन who was an idol for every Indian. Okay, so you will find here is the also sentence. अभी ये सेंटेंस है थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, तो फिर इसका मतलब किस तरह से खींचा जाता है, देखो आई हर्ड द स्पीच, हाँ मैंने एक ऐसा भाषण सुना या स्पीच सुनी ऑफ द पर्सन, मैंने ऐसे एक व्यक्ति की स्पीच सुनी, ऐसे व्यक्ति की। सो एट दिस टाइम द हु इज ऑल्सो गिविंग द मोर इंफॉर्मेशन कि जो हु वॉज एन आइडियल फॉर एवरी इंडियन, जो हर भारतीय के लिए एक आदर्श व्यक्ति था, हर भारतीय के लिए। मीन्स यू मे टॉक अबाउट स्वामी विवेकानंद और यू मे टॉक अबाउट महात्मा गांधी एंड सम अदर आइडल पीपल। ओके, आइडल पर्सनैलिटीज आर देयर, होता है बहुत बार। इफ यू आर जस्ट impressed about the any personalities, that time you can also make the same sentence such like that one. I heard the speech of the person, मैंने ऐसे एक व्यक्ति को सुना कि जो, so once again who is also giving the information about the person, so you can see there this, that's why it is called as a relative pronoun. अभी प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, आपने देखा होगा जब भी किसी का नाम आता है, ओके, एक बार यूज किया जाता है, बाद में प्रोनाउन आता है, नाउन एंड प्रोनाउन। फिर नाउन और प्रोनाउन में क्या फर्क होता है, मान लो कि यहाँ पे किसी का नाम है रोहित, ओके, प्रोनाउन में फिर क्या आता है, ही आता है। वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम नाउन अगेन इन द सेम सेंटेंस। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नाम का जिक्र एक ही बार करते कि उसके बाद में उसका प्रोनाउन यूज किया जाता है। द सेम थिंग इज हियर, जब भी एक बार नाम लिया तो फिर बार बार नहीं लेते हैं, मतलब नाउन का रिप्लेसमेंट किससे होता है, प्रोनाउन से होता है। द सेम थिंग इज हियर, यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन, आप एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एंड योर क्वेश्चन एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ हु, मीन्स हु इज ऑल्सो गिविंग द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट person. Understand? So this is the relationship, just keep it in mind. So these sentences are called as a complex sentences, those are connected with who. बहुत important word है. If you want to really plunge into the communication, if you want to take the mastery over the English language, then you have to keep the habit of to speak in English with the connected the two sentences with each other. Okay, so you may start your second sentence with who. So who is related to the person or any personalities, maybe he, maybe or she. वो एक व्यक्ति हो सकती है, वो एक कोई वुमन है या मैन है, तो both are accepted there. But you can start your sentence, another sentence I am talking about, whenever you are playing using the that word, जब भी आप वो दो सेंटेंस को जिस वर्ड से कनेक्ट करें, दैट इज द प्लेइंग रोल एज अ कंजक्शन, वो कंजक्शन का रोल प्ले करता है। तो हमेशा दो सेंटेंस को यूज करने के लिए हु का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, मतलब सीधे सीधे सेंटेंस नहीं बोलना है। ठीक है, जैसे मैं मेरे टीचर से मिला, तो मैं, आप ऐसा सिंपल सेंटेंस मत बोलो, हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मेरे टीचर्स थे। द सेम थिंग इज हियर, सो यू कैन कनेक्ट द सेंटेंस विद दिस कंजक्शन, दैट इज द पार्ट ऑफ द complex sentences, and keep it in mind, those are very impressive sentences, really very impressive. All of you know that, and now all of you taught, yeah, I already taught you in the chapter of the synthesis, simple, compound and complex sentences, but these sentences are mostly accepted in the communication, so make the practice very well. So today's chapter was about that one, who is playing role as a relative pronoun. Understand? So I hope all of you understood very well. If you have any doubt, you may ask me any question in the comment section. And if you like the video, don't forget to like it, and just don't forget to share with the all needy students. Those are preparing for the examination. Okay? So have a nice day. Take care.